हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं और किस किस स्टेप्स पर होकर एक एप्लीकेशन गुजरती है जिससे एक सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये वीडियो बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको इसके बाद किसी भी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक आप इसी से अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीए परस्यू कर रहे हैं या फिर जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेजर एचआर है, जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एचआर फील्ड से रिलेटेड, उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाला फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। The selection is a process of picking the right candidate with right prerequisite qualifications and capabilities to fill the job in an organization. फ्रेंड्स, सिलेक्शन का प्रोसेस एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम बिल्कुल राइट कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं जिनके पास पहले से ही क्वालिफ़िकेशंस होती हैं और कैपेबिलिटी होती हैं, जो हमारे पास वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फिल करने के लिए। ठीक है। The selection process is quite lengthy and complex as it involves a series of steps before making the final selection. The procedure of selection may vary from industry to industry, company to company, and even from department to department. Every organization designs its selection process keeping in mind the urgency of hiring people and the prerequisites for the job vacancy. जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर हर कंपनी से कंपनी में, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट एंड इनफैक्ट हर इंडस्ट्री से इंडस्ट्री भी वेरी करता है, क्योंकि सब ऑर्गेनाइजेशन अपनी अर्जेंसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन करते हैं फ्रेंड्स। कभी ऐसा हो सकता है हमारे पास साल भर का टाइम हो किसी हायरिंग को करने के लिए। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक महीने में ही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके और हमको हायरिंग न्यू जॉइनिंग चाहिए होती है। जैसे कोई रिज़ाइन कर देता है तो उसकी पोजीशन भरने के लिए हमें अर्जेंट हायरिंग करनी होती है, तो उस टाइम पर सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ और अलग प्रोसीजर्स होते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है तो उसको और डिटेल्ड और तरीके से किया जा सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन की किस तरीके से होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें स्टेजेस क्या क्या होती हैं फ्रेंड्स। टोटल ये 8 स्टेजेस का प्रोसीजर होता है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, सेकंड इज रिसीविंग एप्लीकेशंस, थर्ड इज स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिफ्थ इज इंटरव्यू, सिक्स्थ इज रेफरेंस चेकिंग, एट्थ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड देन फाइनल सिलेक्शन जब वो कैंडिडेट ज्वाइन करता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है। द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इंटरव्यू, wherein those candidates are eliminated from the further selection process who do not meet the minimum eligibility criteria as required by the organization. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे बेसिक स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को निकालते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी भी। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई भी जॉब एप्लीकेशन के लिए रिक्रूटमेंट आया या हायरिंग आई तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। इनमें कई सारे ऐसे होते हैं जो उसको बिना पढ़े या फिर समहाउ कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और अप्लाई कर देते हैं, बट जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उस एलिजिबिलिटी के लिए वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू ऐसे ही सब कैंडिडेट्स को सेलेक्ट शॉर्ट लिस्ट करने के लिए होता है कि उनको साइड कर दिया जाए और जो सिर्फ मेन स्टूडेंट्स हैं जिनका हमको फर्दर प्रोसेस कैरी ऑन करना है उन्हीं को सिलेक्ट किया जाए। तो इस फेज़ को प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेज जो होती है इसमें, उसमें रिसीविंग एप्लीकेंट्स। जब हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है फिर हम उसकी एप्लीकेशन फॉर्म अपने तरीके से भरवाते हैं जो हमारा परफॉर्मा होता है। पहले तो उन्होंने सिर्फ जॉब देखकर अप्लाई कर दिया, फिर हम अप्लाई करवाते हैं अपने फॉर्मेट में जिसमें कि कैंडिडेट्स का डेटा होता है, एज, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, जो हमें चाहिए जिस फॉर्मेट में, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन को हायरिंग करनी है उसको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में भरवाया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द इंटरव्यूअर
to get the fair idea about the candidate and formulate questions to get information about him. उसी के बेसिस पर जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने क्वेश्चंस इंटरव्यू के रेडी करता है फर्दर सिलेक्शन के लिए, फर्दर प्रोसीजर की किस कैंडिडेट से क्या क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमने भरवाई है, जैसे कि उसका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, क्या प्रोफाइल थी, किस कंपनी में काम करता था, सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस. Once the applications are received, these are screened by the screening committee, who then prepares a list of those applicants whom they find suitable for the interviews. The shortlisting criteria could be the age, sex, qualification, experience of an individual. Once the list is prepared, the qualified candidates are called for the interview either through a registered mail or emails. इस प्रोसीजर के बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन बुलाई जाती हैं. दीज आर स्क्रीन बाय स्क्रीनिंग कमेटी. वहाँ पे एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है जिसको इंटरव्यू लेने के लिए सूटेबल वो मानते हैं. और ये क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, एज लेकर, सेक्स इन द सेंस जेंडर लेकर, क्वालिफिकेशन लेकर कि क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस कितना है. जैसे कई सारी कंपनीज कहती हैं कि हमारे जो हम हायरिंग करेंगे उनकी एज 30 से अबव नहीं होना चाहिए, तो वो एक क्राइटेरिया होता है. कई पोस्टिंग होती हैं जॉब्स की जो सिर्फ फीमेल्स को हायर करते हैं. क्वालिफिकेशन जैसे कोई कंपनी सिर्फ बीटेक मांगती है, या फिर किसी एचआर पोजीशन के लिए सिर्फ एचआर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो एचआर मेजर में होनी चाहिए. एंड एक्सपीरियंस समटाइम्स की हमें 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए. तो ये सब क्राइटेरिया होते हैं जिन पे जो सिलेक्शन कमेटी होती है या स्क्रीनिंग कमेटी होती है वो स्क्रीन करती है उन फर्दर एप्लीकेशंस को. फिर इनको इनविटेशन भेजा जाता है मेल के थ्रू, या फिर रजिस्टर्ड मेल जो हमारा कोरियर, स्पीड पोस्ट, फॉर्मल एक लेटर, या फिर एक फॉर्मल ईमेल भेजी जाती है इनको इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. जब इनको भेज देते हैं जो स्टूडेंट्स को इन्होंने जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको जब मेल भेज दी जाती है, उसके नेक्स्ट स्टेप होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. इन ऑर्डर टू चेक द मेंटल एबिलिटी एंड स्किल सेट ऑफ एन इंडिविजुअल, सेवरल टेस्ट आर कंडक्टेड सच एज इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट. दीज टेस्ट आर कंडक्टेड टू जज द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब. जैसे अब आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप जान ही रहे होंगे जैसे कि नेट है. फर्दर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये बेसिक टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स. साइकोलॉजिकल साइको टेस्ट होते हैं कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में. ये सब टेस्ट ये जज करने के लिए किए जाते हैं कि जो हम कैंडिडेट हायर कर रहे हैं वो उस पोस्ट के लिए सूटेबल है भी कि नहीं. तो बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पोजीशन हमको फिल करानी है. हम उस तरीके के टेस्ट मे बी 2 और 4 और मल्टीपल टेस्ट, हमें जिस हिसाब से वैकेंसी है, जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड्स, उतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं. थोड़ी कम एलिजिबिलिटी पोस्ट के लिए कम होते हैं, बट ये स्किल्स टेस्ट की जाती हैं. मेंटल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स. इसके बाद होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. जब एक बार ये टेस्ट ख़त्म हो गया, the one-on-one session with a candidate is conducted to gain more insights about him. Here the interviewer asks questions from the applicant to discover more about him and to give him the accurate picture of the kind of a job he is required to perform. इसके बाद एक इंटरव्यू होता है फ्रेंड. जब ये टेस्ट हो जाते हैं, इस टेस्ट में क्या, ये जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट और एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग टेस्ट कर देते हैं, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है. ये 1-to-1 भी होता है फ्रेंड्स, कई जगह ये पैनल इंटरव्यू भी होते हैं. इसमें क्या होता है, उस कैंडिडेट के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश होती है इंटरव्यूअर की, और एक उनको भी ब्रीफ आइडिया देने की कि जो हमारी जॉब है या ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस कैंडिडेट को फुलफिल करनी पड़ेगी इफ़ ही और शी गेट्स सेलेक्टेड टू द जॉब. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज़ चेकिंग रेफरेंसेस.
इट इज़ वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे होता है, अगर नहीं होता किसी फर्म में तो उसकी नहीं की जाती चेकिंग। अदरवाइज चेकिंग रेफरेंसेस क्या होता है, द फर्म यूजुअली आस्क फॉर द रेफरेंसेस फ्रॉम द कैंडिडेट टू क्रॉस चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम। These references could be from the education institute from the candidate has completed his studies or from his previous employment where he was formally engaged. These references are checked to know the conduct and the behavior of an individual and also his potential of learning new jobs. जब हम किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का माइंड बना लेते हैं तो हम उसका बैकग्राउंड चेक, रेफरेंस चेक करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उसने हमको इंटरव्यू में प्रोवाइड की है या जो उसका ओवरऑल कैरेक्टर एंड बिहेवियर है वो किस तरीके का है। तो 2-4 टेस्ट में या इंटरव्यू में तो ये पता लगा पाना मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि जहाँ पे वो पहले पढ़ चुका है या फिर वो काम कर चुका है उस जगह पे हम किसी को हम रेफरेंस उस पर मांगते हैं अपने सीवी में या फिर रेज्यूमे में, तो फिर वो वहाँ पे फिल करके देते हैं अपने रेफरेंसेस, जिस पे हम कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा प्रोवाइड की गई हैं वो जेन्यून है कि नहीं है, और कि जो उसका अगर वो किसी फर्म में पहले काम कर चुका है तो फिर वो उसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है किसी नए काम को सीखने में, उसका बिहेवियर कैसा है अपने कलीग्स के थ्रू, अपने कलीग्स के लिए अपने जॉब के प्रति कैसा उसका डेडिकेशन है, एंथुजियाज्म कैसा है। तो ये सब चीज़ें रेफरेंस चेक में होती हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैंडिडेट को, हम पोटेंशियली मान लेते हैं कि ये रेफरेंस चेक भी वो पार कर चुका है, सब कुछ पॉजिटिव आया, उसके बाद हम उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन कराते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या चेक करते हैं फ्रेंड्स, हियर द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट्स आर चेक्ड टू ensure that he is capable of performing the job in some organization. The medical examination is done at the very beginning of the selection process, while in some cases it is done after the final selection. आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, मेडिकल सिलेक्शन पहले कहाँ पे होता है, ये जो बहुत ही ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं कई सारे जिनमें मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, इनमें मेडिकल टेस्ट पहले कराए जाते हैं। एंड वेयर एज कई सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें मेडिकल फिटनेस चाहिए बट नॉट दैट लेवल, तो फिर उनमें लेटर स्टेजेस पे, बट मेडिकल फिटनेस टेस्ट सब जगह होता है, ये जानने के लिए कि जो कैंडिडेट हम हायर कर रहे हैं वो मेंटली स्टेबल है कि नहीं है, फिज़िकली फ़िट है कि नहीं है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन इसको पहले करा लेती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन इसको बाद में कराती हैं, बट ये भी एक पार्ट है सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो फाइनल स्टेप है फ्रेंड्स हमारा वो है फाइनल सिलेक्शन। फाइनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाइज ऑल द राउंड्स ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस इज़ गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर टू द जॉइनिंग फर्म। जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, उसके बाद जब कैंडिडेट की रिपोर्ट ओके आ गई है तो फिर कैंडिडेट को फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है उस फर्म का जहाँ पे उसने इंटरव्यू अपीयर किया है, जहाँ पे ये सब प्रोसेस कैरी ऑन किए गए हैं, और इसके बाद फाइनली वो उस पर डेट लिखी होती है कि कब से आपको ज्वाइन करना है, कुछ टेन्योर दिया होता है, इतने दिन से इतने दिन के बीच में आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है सिलेक्शन का इतने स्टेप्स के बाद। और फाइनली फ्रेंड्स इसको देखते हैं, द सिलेक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स एंड अ लेंथी प्रोसेस एज इट्स इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस दैट एन इंडिविजुअल हैज़ टू क्वालिफाई बिफोर गेटिंग फाइनली सिलेक्टेड फॉर द रूम। वही फ्रेंड्स कि ये कॉम्प्लेक्स है और लेंथी प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं किसी एक कैंडिडेट को जॉब पाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 8 स्टेप्स हैं और आप इसको अपना एक बार समझ लेंगे फ्रेंड्स तो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको 5 मार्क्स के में, 2 मार्क्स के में, अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो सिर्फ एक स्टेप वाइज लिख सकते हैं। नेट जेआरएफ में ओबीसी पूछा जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ टिक मार्क करना होगा अगर आपको स्टेजेस सिर्फ याद है। वही बहुत ज़्यादा नंबर का 10 या 15 नंबर का आता तो आप इसको एलेबोरेट करके लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको ये बताया इन स्लाइड्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इसी तरह के वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहूँगा। बाकी फ्रेंड्स थैंक यू, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।